हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़ लिए, जो जनरल चीज़ें थी, डॉक्ट्राइन्स थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी डिस्कस कर लिया। इसके साथ हमने अपना सेक्शन 10 भी डिस्कस किया था, जो बताता है एसेंशियल एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वहाँ से हमने फर्स्ट एलिमेंट जो था, दैट इज पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। इसी के साथ साथ कंसेंट और फ्री कंसेंट वाली चीज भी हमने डिस्कस कर ली। लास्ट सेशन में भी हमने लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन यानी कि जो थर्ड एलिमेंट था वो भी डिस्कस कर लिया था। आज वाले सेशन के अंदर जो एक फोर्थ एलिमेंट आता है कि जो वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं वो एंटर नहीं किए जा सकते। तो वॉइड अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं उनको डिस्कस करने से पहले आज हम दो टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट एंड इलीगल अग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था तब भी डिस्कस की थी। सो आई होप अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको वो अच्छे से याद होगा। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सेक्शन 2 के कौन से क्लॉज के अंदर वॉइड अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्विकली कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसी के साथ साथ अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया है तो प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी भी लेक्चर में डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पुट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी लेक्चर से रिलेटेड या कोई होमवर्क क्वेश्चन या किसी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या क्वेरीज है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, देन इट इज़ रियली वेरी मच अप्रिशिएबल एंड यू आर फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो आई होप सभी ने करेक्ट आंसर दे दिया होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइड अग्रीमेंट, देन इलीगल अग्रीमेंट एंड फिर हम बात करेंगे वॉइड और इलीगल अग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन एकदम इजी वे में चलने वाला है। ठीक है, तो सभी फोकस करते रहेंगे और सेशन को डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइड अग्रीमेंट। तो वॉइड अग्रीमेंट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहाँ पे डिफाइंड है, दैट इज योर सेक्शन 2G में डिफाइंड है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, एन अग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हो सकता वो वहीं तक रुक जाएगा एंड दैट विल बी वॉइड अग्रीमेंट। क्योंकि जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, हमने फर्स्ट सेशन में ही ये चीज डिस्कस करी थी। तो जहां एनफोर्सेबिलिटी लैक करेगी वहां पर आपका अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सच एन एग्रीमेंट लैक्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि आप पार्टीज के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता है एंड सो इट डज नॉट कन्फर एनी राइट्स टू द पार्टीज कंसर्न। अ वॉइड अग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द डे इट इज क्रिएटेड, यानी कि जब से ये बिगिन हुआ था तब से ही ये वॉइड अब इनिशियो था, दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग एंड कैन नेवर टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट तक की स्टेज पर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपना माइनर का अग्रीमेंट, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। सो वॉइड अग्रीमेंट इज वेरी सिंपल। वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ही ये है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का। ठीक है, और एक की स्टार्टिंग से ही वॉइड अग्रीमेंट तो क्या होंगे, स्टार्टिंग से ही वॉइड माने जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग से ही उनकी कोई फंक्शनिंग नहीं है, कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। बट जब कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से बाद में जाकर अगर कोई अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, पर जब तक वो बना था तब तक सब था, पार्टीज कॉम्पिटेंट थी, फ्री कंसेंट थी, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे। लेकिन अगर आफ्टरवर्ड्स जाकर जब एनफोर्सेबिलिटी के टाइम पर अगर वहां पे कुछ चीजें सीज हो जाती हैं टू एग्जिस्ट, देन हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये हमने अपने टाइप्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आई होप सबको उस पॉइंट पे क्लैरिटी होगी। अब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन जो है 24 to 30 वहां पे स्पेसिफिक वॉइड अग्रीमेंट्स बता रखे हैं। जो हम विद इन द सेक्शंस पढ़ते हैं, जैसे हमने मिस्टेक वाले सेक्शंस के अंदर कुछ वॉइड पढ़ा था, तो वो तो क्या है, वो सेपरेटली है, यानी कि वो आपको एक्सप्रेसली ना देखिए इम्प्लाइडली दिए गए हैं। पर ये जो है दैट इज योर सेक्शन 24 to सेक्शन 30। यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है कि अगर कोई भी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करेगा देन इट इज एक्सप्रेसली वॉइड। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब सेक्शंस को अच्छे से डील करने वाले हैं। आज सिर्फ आपको एक लर्न करने के एस्पेक्ट से मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। आपको सारे सेक्शंस और उन सेक्शन के अंदर किस तरीके के एग्रीमेंट की बात की है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 24, जो क्या बताता है, अग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। जैसे कि हमने कल बात करी थी कि अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स
कब बोला जाएगा। तो वही ये यहाँ बताया गया है कि अगर पार्ट के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो उस केस में वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 25 क्या बताता है हमें, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। जनरल रूल क्या होता है कि क्योंकि हमने पढ़ा था कि अग्रीमेंट में पहुंचने से पहले प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिलता है। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो फर्स्ट वाले लेक्चर का, अगर किसी को याद नहीं भी है तो आप वो लेक्चर रेफर कर सकते हैं। सो जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिलता है तब जाके वो अग्रीमेंट बनता है। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है देन वो वॉइड हो जाएगा। बट इस केस में क्या है, ये एक जनरल रूल है पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, यानी कि जहां कंसिडरेशन नहीं होता देन ऑल्सो इट इज वैलिड, और ये आपको सेक्शन 25 के अंदर ही दिया गया है एक्सप्रेसली। तो जब हम सेक्शन 25 को डीप में डिस्कस करेंगे देन वी विल ऑल्सो कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, अनलेस यानी कि यहाँ से उन्होंने एक्सेप्शन वाला पॉइंट बताया है, इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, यानी कि फर्स्ट एक्सेप्शन में क्या होता है, जब कोई ऐसा फैमिली रिलेटेड होता है जिसका रिक्वायरमेंट है कि वो राइटिंग में और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो अगर वहाँ कंसिडरेशन नहीं भी होता तभी वो वैलिड माना जाता है। इसी के साथ साथ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, यानी कि सपोज कुछ ऐसा काम किया गया है, कुछ ऐसा ऑफर जो था वो निभाया गया है, इन दैट केस भी अगर कोई कंपनसेशन भी मिल रहा है तो वहां पर भी कंपनसेट का करने का भी प्रॉमिस है, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। या प्रॉमिस है टू पे अ डेट डिबार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। सपोज लिमिटेशन लॉ के अंदर तो क्या है, अब आप उस डेट को रिकवर नहीं कर सकते, बट सामने वाली पार्टी खुद ही आके बोल दे कि हम आपको ये डेट रीपे करते हैं आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड ऑल्सो, तो वहां पर भी विदाउट कंसिडरेशन वो अग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। सो ये भी एक जनरल एक्सप्लेनेशन थी, जब हम इस सेक्शन पर आएंगे देन वी विल डिस्कस इट इन डीप। ठीक है, सेक्शन 26 बात करता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में इस सेक्शन को डील करने वाले हैं कि अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है मैरिज रिलेटेड चीजों पे थ्रू एन एग्रीमेंट ऑल्सो, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि मैरिज क्या है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें आर्टिकल 21 में लगा रख दिया गया है कि हम यू आर फ्री। ठीक है, तो उस चीज को कोई रिस्ट्रेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें भी आपका क्या आता है, एक्सेप्शन आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 27 आपको क्या बताता है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, दैट इज ऑल्सो वॉइड। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें आर्टिकल 19 बताता है दैट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड रिलीजन। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई आपके ट्रेड से रिलेटेड चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है थ्रू एनी अग्रीमेंट, तो वो अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, देन आता है सेक्शन नंबर 28, दैट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, दैट इज ऑल्सो वॉइड। ठीक है, आपके पास अगर लीगल रेमेडी है तो कोई आपको रोक नहीं सकता उसको कोर्ट में एनफोर्स करने से, और अगर कोई ऐसा करता है देन वो अग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 29 हमारे पास बात करता है अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। सपोज मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये लैपटॉप सेल करना चाहती हूँ आइदर इन 1000 रुपीज और इन 1500, तो क्या हुआ, ये सर्टेन नहीं है, कंसिडरेशन का अमाउंट सर्टेन नहीं है। तो जब भी किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो कंसिडरेशन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर हो, किसी भी चीज को लेकर अगर किसी अग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी है देन इट विल बी वॉइड। फिर सेक्शन नंबर 30 आता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, दैट इज ऑल्सो वॉइड। वेजरिंग एग्रीमेंट्स को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वेजरिंग बेसिकली क्या होता है, जहां दोनों पार्टीज किसी चीज के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है किसी एक पार्टी का विन होना और एक पार्टी का लूज होना। सो इसी से हम सिमिलरली एक टर्म और देखते हैं दैट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट इन दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस रहता है, तो वह हम फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका सबसे फर्स्ट होमवर्क तो यही है कि सेक्शन 24 to 30 बाय हार्ट आपको विद सेक्शन नंबर टाइटल्स अच्छे से याद होने चाहिए, किसी भी सेक्शन को ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, सो आपको ये याद करना है, आज आपका फर्स्ट होमवर्क ये है। सो अभी हमने डिस्कस कर लिया वॉइड अग्रीमेंट और ये दूसरे टाइप के अग्रीमेंट की, दैट इज योर इलीगल अग्रीमेंट। इलीगल से मतलब क्या हो गया, यानी कि जो लॉफुल नहीं है। ठीक है, तो जहां पर यानी कि ऐसे अग्रीमेंट जहां ईदर द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट कैसा है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है या इमोरल है या किसी लॉ से प्रोहिबिटेड है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, अग्रीमेंट इलीगल है। ठीक है, सो ये आपको एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन करके नहीं दिया गया है, तो हमें इसको जनरल टर्म्स में अंडरस्टैंड करना है। फाइन, सो एन एग्रीमेंट दैट अलाउ वन और ऑल पार्टीज टू ब्रेक द लॉ और नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इज कंसिडर्ड इलीगल बाय द कोर्ट। सो अ कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज ऑल्सो इलीगल। ये हमने कल काफी डीपली डिस्कस किया था कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, काफी सारे केस लॉज डिस्कस किए थे, इमोरल क्या होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हम कब बोलेंगे।
सो वो चीज़ें हमने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से डील की थी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ए अग्रीज टू सेल नारकोटिक्स टू बी। तो ये नारकोटिक्स जो है ये क्या है, एक ड्रग है, और ये हमारे एक एक्ट जो है वो इसको क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, और ये साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसी की भी अगेंस्ट है। सो ऑल्दो दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल इट इज इलीगल। हो सकता है या ए और बी जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट है, कंसेंट फ्री है, लेकिन क्या मिसिंग हो गया यहाँ पर हमारे पास, लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, ये इलीगल माना जाएगा, क्योंकि जो नारकोटिक्स है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो ही क्या है, प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, ठीक है। सो इलीगल एग्रीमेंट्स आर कंसीडर्ड वॉइड। वॉइड क्यों हो गए, क्योंकि इनकी शुरू से ही जीरो इन्फोर्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर आप इनको इन्फोर्स कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं करा सकते एंड आर नॉट एन्फोर्स्ड बाय द लॉ। अब क्या है, इलीगल एग्रीमेंट में क्या होता है कि कुछ क्रिमिनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये किसी ना किसी लॉ या स्टैट्यूट के अंदर क्या होते हैं, पनिशेबल होते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू द क्रिमिनल एस्पेक्ट्स ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर पनिशेबल अंडर द लॉ। ऑल पार्टीज एग्री ऑन एन इलीगल प्रॉमिस आर प्रोसिक्यूटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब सभी स्टूडेंट्स ने एक स्टेटमेंट बहुत बार सुना होगा, दैट इज व्हाट, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। सो अब जब हमने वॉइड अग्रीमेंट पढ़ लिया और इलीगल अग्रीमेंट पढ़ लिया, तो अब आप इस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, वॉइड अग्रीमेंट्स अभी हमने पढ़े, एक बार मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड पे लेके चलती हूँ। अभी जो हमने वॉइड अग्रीमेंट्स पढ़े, इसके अंदर से क्या था, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट था जहाँ पर इलीगलिटी थी, नहीं। यहाँ क्या था, ये किसी ना किसी वजह से, क्योंकि लॉ में मना कर रखा है, एक्सप्रेसली मना कर रखा है, इसलिए इनकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी। नहीं तो यहाँ पे क्या था, कोई भी इलीगल चीज़ नहीं थी, नो इलीगल, कुछ भी इलीगल नहीं था यहाँ पर, लेकिन एक्सप्रेसली इनको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया था, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो इलीगल अग्रीमेंट्स है वो क्या है, शुरू से ही वॉइड होते हैं, क्योंकि उनकी एनफोर्सिबिलिटी तो है ही नहीं। तो जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होंगे वो हमेशा वॉइड होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई वॉइड अग्रीमेंट है तो वो भी इलीगल हो, जब तक उसमें ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं आता कि वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है या इमोरल है या प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल है किसी लॉ में, तब तक हम वॉइड एग्रीमेंट को इलीगल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैरिज का जो रजिस्ट्रेंट है उसमें कोई इलीगल कंपोनेंट हो, वो इलीगल नहीं है बट वो वॉइड है, ठीक है। लेकिन अगर इसी एस्पेक्ट में अगर नारकोटिक सेल करने का कोई है तो ये वॉइड तो होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, इलीगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो आई होप अब आपको वॉइड और इलीगल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्लैरिटी रहे कि हमें किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है। सो बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच के डिफरेंस की। सबसे पहले वही जनरल, दैट इज योर मीनिंग। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है, जो कि हमें किस में बताया है, 2G में बताया है। एन एग्रीमेंट विच लैक्स लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज योर वॉइड एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, एन एग्रीमेंट हुज क्रिएशन इज फॉरबिडन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि प्रोहिबिट कर रखा है, और इज इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी इज एन इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस की। कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट कब वॉइड हो जाता है, जब वह एनफोर्सिबिलिटी नहीं रहती। सो एन अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड व्हेन इट लूजेस इट्स एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। एन इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब जब हम बात करेंगे प्रोहिबिशन की, तो ऑब्वियसली वॉइड एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं होता, वो तो ये है जो अगर वो उन कैटेगरीज में आ रहे हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखे, then it will be void, otherwise they are valid. So no. इलीगल एग्रीमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे नार्कोटिक वाला चीज़ थी, वो नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट के अंदर, एनडीपीएस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड होगा। किसी को सपोज कोई टू किल समवन, इस तरह का कोई अग्रीमेंट है तो वो आईपीसी के अंदर पनिशेबल होगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रोहिबिशन होता है। स्कोप में क्या आएगा, ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा था कि ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल बट ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। सो वॉइड एग्रीमेंट का एक वाइड स्कोप है, इलीगल एग्रीमेंट का एक नैरो स्कोप है, ठीक है। पेनल्टी या पनिशमेंट, अब आप अच्छे से बता सकेंगे, वॉइड एग्रीमेंट में ऐसा कोई पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं होता। पार्टीज टू वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट लायबल फॉर एनी पेनल्टी या पनिशमेंट अंडर लॉ, सिर्फ उनकी एनफोर्सिबिलिटी सीज हो जाती है। इलीगल एग्रीमेंट में ऑब्वियसली आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जो अगेंस्ट द सोसाइटी है, तो वहाँ यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। सो पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट आर लायबल टू पेनल्टी और पनिशमेंट, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट
कोलेटरल अग्रीमेंट, कोलेटरल अग्रीमेंट सपोज जैसे कि मेन एग्रीमेंट के साथ कोई और दूसरा अटैच्ड, यानी कि उसी के साथ में कोई और सेकेंडरी अग्रीमेंट भी है, तो उस पर उसका क्या इफेक्ट रहता है। सो वॉइड अग्रीमेंट के अंदर अगर पहला अग्रीमेंट वॉइड है पर अगर दूसरा वैलिड है तो वहां उस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोलेटरल अग्रीमेंट मे नॉट नेसेसरली बी वॉइड, दे मे बी वैलिड ऑल्सो। अगर बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो कोलेटरल अग्रीमेंट वैलिड हो सकते हैं। लेकिन जब हम इलीगल एग्रीमेंट की बात करेंगे तो कोलेटरल अग्रीमेंट भी उसी के साथ साथ वॉइड होगा, यानी कि इन होल कंप्लीटली ही वो आपका वॉइड हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ साथ आपको जो हमने इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट के डेफिनेशन, जो भी हमने टाइप्स वगैरह, जो हमारा स्टेटमेंट डिस्कशन था, वो सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो पहला आपका होमवर्क था सेक्शंस को लर्न करना है अच्छे से। अब सेकंड आपका आता है एमसीक्यू, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो आपको जो गलत स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। सो पहला क्या है, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। Second, an agreement with a minor is void ab initio but not illegal. Third, a void agreement affects the performance of collateral transactions. And last, a wagering agreement is void but not illegal. So I hope आप इसको अच्छे से करेक्टली आंसर कर पाएंगे। सो थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें, थोड़ा सा प्रोविजंस रिवाइज करें एंड देन अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सभी स्टूडेंट्स फटाफट से। अब हम बात करते हैं अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट का, दैट इज ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, अब आपको सिर्फ एक इसका फ्रेमिंग करना है। एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट्स एंड इलीगल अग्रीमेंट्स। सो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग आई थिंक नहीं करनी पड़ेगी एंड आपके पास क्लियर इसका आंसर रहेगा। सो आज का होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका मॉडल आंसर आपको हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर मिल जाएगा। आप वहां से जाके कंपेयर कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स आपने मिस करे हैं आप उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जो एमसीक्यू है वो आपको सही से करेक्टली अटेम्प्ट आपने कर लिया होगा, उसका आंसर भी आप हमारी वेबसाइट से टैली कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ और भी एमसीक्यूज और क्विजेज हर टॉपिक से रिलेटेड हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सो यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड प्लीज डू द प्रैक्टिस। इसी के साथ साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, असाइनमेंट्स अच्छे से करिए। कोई भी फीडबैक्स है, सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, सब आप लोग कमेंट बॉक्स में इजीली पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक आप पहले के सारे लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज कीजिए। फाइन, सो थैंक यू सो मच।